आज से हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव, है ना, जो ऑब्जेक्टिव मैथ है वो, यानी कि बीबीडी गाइड जो बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी माना जाता है ना। तो हम लोग आज से जो है ना बीबीडी मैथ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पहले मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे, उसके बाद फिर साइंस का कराएंगे आप लोगों को। और बीबीडी इतना इम्पोर्टेंट बिहार के लिए, बिहार बोर्ड के लिए माना जाता है कि ऐसे बोला जाता है कि जितने भी टॉपर होते हैं वो सब कोई बीबीडी मैथ बीबीडी बुक ज़रूर पढ़ते हैं, है कि नहीं। तो आप लोग भी शायद पढ़ते होंगे। तो आप लोग अगर पढ़ते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि A to Z क्वेश्चन हम आपको बना के देंगे यहाँ, और बेसिक चीज़ें भी बताएंगे। ठीक है, बेसिक कहने का मतलब ये हुआ कि बिहार बोर्ड का यदि आपको टॉपर स्टूडेंट बनना है तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप बीबीडी को पढ़ के जाएं और सारा क्वेश्चन आपका A to Z मिले, ऐसा नहीं है। आपको इसके साथ साथ NCERT का बुक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, NCERT का मैथ हो, चाहे भारती भवन का मैथ हो, जो भी मैथ हो, है ना, आप जो मैथ बना रहे हैं उस मैथ को आपको कम्प्लीटली पढ़ना होगा, बढ़िया से पढ़ना होगा, उसका थ्योरी पढ़ना होगा। क्योंकि बेसिकली देखा जाता है कि जितनी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें से 50 से 60% थ्योरी से दिया जाता है, थ्योरी से रिलेटेड रहता है ना। और अगर आपको थ्योरी उसका जो बेसिक है वो उस चीज़ का यदि नॉलेज नहीं होगा तो बीबीडी सिर्फ पढ़ के जाने से कुछ नहीं रहेगा। और ऐसे भी जानिए कि बीबीडी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 को आपसे पूछेगा तो आप कितना रट सकते हैं। आपके पास मैथ, साइंस, सोशल, है ना, संस्कृत वगैरह सब है, 5-5 सब्जेक्ट है, पांचों सब्जेक्ट रट के रखना ये तो संभव है नहीं। तो इसके लिए मैथ साइंस जो होता है वो समझने वाला चीज़ होता है, और आप उसको सबसे पहले समझिए बढ़िया से। आप जब समझ जाएंगे अच्छी तरह से तो आपका हर चीज़ आसान हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाने में आपको मन लगेगा और आसानी से बनेगा भी, है ना। तो हम आप लोगों को अभी इस वीडियो के माध्यम से NCERT का पहले चैप्टर वाइज थ्योरी पढ़ाएंगे। पहले थ्योरी पढ़ा लेंगे, फिर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे एक एक। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब कंप्लीट मैथ का ख़त्म होगा तो बचेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम इम्पोर्टेंट भी करा देंगे कि ये सब क्वेश्चन आपसे का एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, और प्रत्येक बार पूछा भी जाता है। आप निश्चित रहिए कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आता है उसमें जो क्वेश्चन हम इम्पोर्टेंट कर देंगे वो 100% क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा, इतना तो निश्चित है ना। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना है कि आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, है ना, और रेगुलर बना रहिए। जितने भी चीज़ें बताएंगे उसको कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए आप। ठीक है, और हो सके तो अपने दोस्त लोगों के भी पास, है ना, शेयर कीजिए। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज मैथ का जो पहला लेक्चर होगा हम लोगों का, लेक्चर नंबर 1। ठीक है, देखिए लेक्चर नंबर 1 लिख देते हैं। लेक्चर नंबर 1 आज हम लोगों का स्टार्टिंग है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या एकदम हड़बड़ाना नहीं है। अगर किसी को जल्दी है तो आप उसे भी बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि सिर्फ हम लोगों को जो है कि न्यूमेरिकल ही चाहिए, इसका क्यों थ्योरी हम लोगों को पढ़ना नहीं है। ठीक है, हड़बड़ी है तो अगर आपको बढ़िया नंबर लाना है तो आधा 1 घंटा में कुछ होता जाता नहीं, समय तो ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आप सिर्फ बने रहिए, कुछ विशेष चीज़ें नहीं है। सब्जेक्टिव जो इसका आधार है उस आधार को समझिए। एक लेक्चर आपका होगा, अगले लेक्चर से हो सकता है आपका बीबीडी बुक हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो समझिए पहले आज लेक्चर नंबर 1 है और वास्तविक संख्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आराम से समझिए। जैसे सबसे पहले हम तो बात करेंगे एकदम बेसिक से। ठीक है, आप लोगों को पता भी होगा कि संख्या जो होता है, वास्तविक संख्या पढ़ने के पहले इसके पहले भी कुछ कुछ संख्या है, उस सभी संख्या को आप जानिए। जैसे प्राकृत संख्या, है ना, प्राकृत संख्या जो होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या हम लोग किसको कहेंगे? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं।
ये सभी संख्या क्या है? प्राकृत संख्या है। ये तो जानते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। एक से गिनना स्टार्ट करते हैं, इसका मतलब ये प्राकृत संख्या हो गया। दूसरा पूर्ण संख्या, ये सब तो जानते होंगे आप लोग पहले भी, फिर भी एक बार हम पढ़ा देंगे, है ना। होल नंबर, शॉर्ट में इसको लिख देते हैं। तो पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या में अगर शून्य को शामिल कर दिया जाए तो आपका पूर्ण संख्या बन जाएगा, है ना। या फिर आप ऐसे याद रखिए कि जो संख्या शून्य से शुरू उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर बोलते हैं। तीसरा नंबर पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या में इंटीजर नंबर की ऋणात्मक संख्या, समझिए ऋणात्मक संख्या, एक संख्या रेखा बनाते हैं तब ज़्यादा समझ में आपको आएगा। ठीक है, देखिए ये संख्या रेखा, यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे बढ़ते जाएगा। फिर यह -1, -2, -3, -4, -5 ये इधर बढ़ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए तो पूर्णांक संख्या किसको कहेंगे? शून्य, इसको हम लोग बोलते हैं शून्य, यानी कि 0। और इधर जो भी है वो धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव नंबर। और इधर आएंगे तो ये ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या यानी कि नेगेटिव नंबर। ठीक है, और ये तीनों के समूह को हम लोग कौन सी संख्या बोलते हैं? तो पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। ठीक है, शून्य धनात्मक संख्या, शून्य धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो लिखिए, हम लिखा रहे हैं कि शून्य धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए पूर्णांक संख्या में क्या क्या है। तो यहाँ से इधर हम प्राकृत संख्या बोल सकते हैं, यहाँ से इधर, यहाँ देखिए आप समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक प्राकृत, ये यानी कि ये बढ़ रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ से इधर जितना भी संख्या सब प्राकृत संख्या हो जाएगा, है ना। शून्य, अगर शून्य से लिया जाए तो यहाँ से इधर जितना होगा पूर्ण संख्या हो जाएगा। और एक्स्ट्रा इसमें क्या मिल रहा है? तो ऋणात्मक संख्या। बात समझ में आ रहा है। अब कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे बना देगा और पूछ देगा आपसे कि बताइए क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होता है? तो बोलिएगा हाँ होता है। सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होता है? बिल्कुल होता है, सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक होता है। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या 1, 2 से स्टार्ट होता है, इसमें भी 1, 2, 3, 4 है ना। बोलेगा सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि इस पूर्णांक संख्या में 0 से 1, 2, 3 चलता है, यहाँ भी 0 से ऐसे करके बढ़ते जाता है। ठीक है, लेकिन ये अगर उल्टा करके पूछे कि सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या होता है, तो बोलिएगा नहीं। काहे? है ना, इसमें 0 नहीं है, ऋणात्मक संख्या नहीं है, इसीलिए सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत नहीं हो सकता है ना। सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होता है? तो नहीं। काहे? क्या कि इसमें माइनस वाला नहीं है। बात समझ में आ रहा है। तो इतना चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। और बात समझिए धीरे धीरे। चौथा नंबर में समझिएगा सम संख्या। आप सोचेंगे कि सर क्या क्या पढ़ा रहे हैं, आपको चैप्टर पे ही लेके जाएंगे। वास्तविक संख्या पढ़ने के पहले ये सब चीज़ें आपको जानकारी होना आवश्यक है। सम संख्या, है ना, इवन नंबर। हम लोग बचपन से ही रटते आए हैं कि जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे? सम संख्या, है ना। ये नहीं पढ़े हैं कि जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। अब उस डिफिनेशन को आप भूल जाइए। मान लेते हैं बड़का को संख्या दे देगा, बहुत बड़ा नंबर, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 0। अब इसको क्या आप बैठ के भाग देते रहिएगा? पागल हो जाएगा, इतना भाग दीजिएगा। इसके भाग देने के चक्कर में अगर मान लो इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 को दे दिया आपको और बोलेगा कि इसमें कौन सम संख्या कौन विषम संख्या ये पहचान कीजिए, तो क्या सबको बारी बारी से बैठ के भाग दीजिएगा? नहीं ना, उतना समय कहाँ आपके पास, है ना। आपको पहचान करना कैसे कि जिस संख्या के अंत में आप लिखते चलिएगा, जिस संख्या के अंत में, है ना, 2, 4, 6, 8 या 0, जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6 या 8 या 0 अंतिम में देखना है
कि अगर ये सब इसमें से जो भी संख्या हम यहाँ लिखे हैं 2, 4, 6, 8 और 0, इसमें से कोई भी अंतिम में रहेगा, धड़ाक के लिखना है क्या, ये सम संख्या है। जैसे मान लेते हैं 1, 2, 5, 9 है ना, 3 और लास्ट में मान लेते हैं यहाँ 4 है, तो लास्ट वाला संख्या को देखना है। ये अगर इसमें से कोई आ रहा है तो निश्चित ये कि सम संख्या है, या फिर लास्ट वाला अगर 2 से भाग लग रहा है तो निश्चित ये पूरी संख्या सम संख्या है। बात समझ में आ रहा है। उसी तरह से 5 नंबर में विषम संख्या, विषम संख्या समझिएगा, ऑड नंबर। विषम संख्या किसको कहेंगे, तो जिस संख्या के अंत में हम लोग पहले क्या पढ़ते थे कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो, जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या। लेकिन अब हम लोग यहाँ दूसरा चीज़ पढ़ेंगे कि जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7 है ना, या 9, जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7 या 9, ठीक है, उसे कौन सी संख्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। जैसे मान लेते हैं जी 13 लिख दिए, तो इसके लास्ट में क्या है, 3 है, इसमें से है ना, तो ये विषम संख्या। मान लेते हैं इस तरह लिख दिए, तो लास्ट में क्या है, 7, तो इसका मतलब ये सब विषम संख्या है। अब भाग देने की क्या मतलब है, कोई भाग नहीं देने का, लास्ट में देखना है कि कौन सी संख्या है या नहीं है, ठीक है। आखिर ये सब चीज़ें पूछ तो नहीं सकता है, लेकिन अगर पूछ दिया जाए तो जानकारी तो आपको रखना पड़ेगा जी, है कि नहीं। अब हम लोग जो मेन चीज़ है उस पर आते हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन रहता भी है इससे, आप समझिएगा। इसको हम लिख देते हैं यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कौन, तो ये है ना, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, है ना, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या, सुनिए, तो हम लोग परिभाषा क्या पढ़ के रखे हैं बचपन में, अभी भी बचपन ही है, लेकिन पहले है ना 3, 4, 5, 6 में जब आप पढ़ते थे उस समय अभाज्य संख्या का आप डिफिनेशन पढ़ रहे थे क्या, कि जो संख्या एक मतलब एक ऐसा एक और स्वयं माने अपने आप स्वयं से विभाजित है ना, विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5 है ना, 6 नहीं होगा, 7, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11, 13 है ना, 17 है ना, इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो ये सब क्या है, अभाज्य संख्या। परिभाषा के अनुसार कि एक और स्वयं से कटे, तो देखिए 2 जो है ना 1 से कट रहा है और 2 से ही कटेगा, किसी और से कटेगा नहीं, तो ये अभाज्य संख्या हो गया। 3 जो है 1 और 3 से ही कटेगा, कोई और संख्या से कटता है ये नहीं। 5 1 और 5 से ही कटेगा, किसी और से नहीं कटता है। इस परिभाषा के अनुसार एक भी तो आपका अभाज्य संख्या होना चाहिए, क्योंकि ये भी तो 1 से कटता है और अपने आप से कटता है कि नहीं। तो ये भी तो अभाज्य संख्या होना चाहिए, लेकिन ये अभाज्य संख्या आपका नहीं है। अब बोलिएगा क्यों नहीं है, तो परिभाषा, अब आपको ये वाला परिभाषा जानना होगा जो एकदम हर चीज़ का, अब कभी पूछ देगा कि एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, तो आप इस बात को जानिए कि क्यों नहीं है एक अभाज्य संख्या, ठीक है। देखिए, जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंडों, जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड है ना, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। आप इस परिभाषा को याद रखिए, चाहे इसको याद रखिए, ये तो हर चीज़ क्लियर कर दिया। अब अगर कोई आपसे पूछ दिया कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, और अगर ये वाला जवाब आप दिए कि जो संख्या एक और स्वयं से विभाजित हो, तो हो सकता है उस आदमी ने आपसे तुरंत फिर एक क्वेश्चन कर देगा कि एक कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है या नहीं है।
जो कि अभाज्य संख्या ये है नहीं, फिर भी क्वेश्चन पूछ देगा। और ये वाला डिफिनेशन अगर आप देते हैं उनको तो वो ये क्वेश्चन आपसे नहीं करेंगे। क्या है कि जिस संख्या केवल 2 गुणनखंड हो, एक का 2 गुणनखंड है, एक का एक ही को गुणनखंड है, किसी और से भी ये कटना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं, इसीलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। बात समझे? जैसे 2, एक और एक और गुणनखंड, एक से भी कटता है और 2 से भी कट जाता है ना, तो ये आपका अभाज्य संख्या है। 3, एक से भी कटता है, 3 से भी कट जाता है। 19, एक से कटता है, 19 से कट जाता है, अभाज्य संख्या है। क्लियर बात हो गया? तो यही चीज़ इसमें है कि एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, बोलिएगा इसका 2 गुणनखंड नहीं है, इसीलिए अभाज्य संख्या नहीं है। अब यहाँ आते हैं कि आप 100 तक अभाज्य संख्या याद कर लीजिए, 100 तक कौन कौन अभाज्य संख्या है और कौन कौन अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, और आपको अभाज्य संख्या जांच करने का नियम जानना होगा, है ना। यहाँ देखिए, अभाज्य संख्या का जांच, मान लेते हैं कि एक संख्या आपको यहाँ दे दें 119। अब 119 जो अभाज्य संख्या है या नहीं है, अगर 100 तक रहे तो हम लोग बोल देंगे कि अभाज्य संख्या है। अगर 100 तक रहे तो उसको तो देख के ही बता देंगे ना कि अभाज्य संख्या है कि नहीं है, क्योंकि आप लोगों को सबको 20 तक का टेबल आता होगा, है कि नहीं। तो आप उतना सा पकड़ लीजिएगा कि कौन अभाज्य संख्या है और कौन भाज्य संख्या है। अगर आपको इस टाइप का यहाँ क्वेश्चन दे दिया जाए इस तरह का और बोलेगा ये बताइए कि अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 119 का वर्गमूल निकाल लीजिए, है ना। 119 का वर्गमूल आप पूरा निकलेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप निकालिए। तो निकालते हैं, इधर से जोड़ा लगाते हैं, 1 से भाग देते हैं, यहाँ 1 यहाँ लिखना पड़ता है, इसको जोड़ के यहाँ लिखते हैं, और ये गुना करके यहाँ लिखते हैं, और इसको माइनस करेंगे तो ये कट गया, है ना। अब दोनों उतारते हैं, यही तो रूल है वर्गमूल निकालने का। अब यहाँ एक ऐसा संख्या लिखिए कि ये कटे, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 1 लिखते हैं फिर भी इससे बड़ा हो जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा हो रहा है तो होने दीजिए, क्योंकि हमको जितना भी वर्गमूल चाहिए उससे एक बड़ा ही लेना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ हम लोग 1 अगर लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ भी 1 लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया 2। अब घटेगा तो माइनस में ही आएगा, जो भी आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो -2 हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक ऐसा नंबर खोजिए जिसका वर्ग करेंगे तो इससे बड़ा या इसके बराबर आ जाए। तो 11 का अगर हम लोग वर्ग करते हैं, समझना पड़ेगा, अगर बड़ा हो रहा है तो कोई बात नहीं, अगर छोटा भी हो रहा है तो कोई बात नहीं है। अगर छोटा होगा, जितना भी अगर मान लेते हैं पूरा भाग लगेगा, तो निश्चित है कि वो अभाज्य संख्या आपका होगा नहीं। तो इसका वर्ग अगर करेंगे तो कितना हो गया? इतना ना हो गया, देखिए इससे ये बड़ा है कि नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। अब 11 से छोटा जितना अभाज्य संख्या उसको लिख लीजिए। 11 से छोटा अभाज्य संख्या सभी को लिखिए, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, है ना, 10 नहीं होगा, 11 है तो 11 लिख लेते हैं। अब इन संख्या से बारी बारी से यहाँ भाग करते हैं, और विभाजिता का नियम तो आपको आना चाहिए, है कि नहीं। और नहीं आता है तो इतना सा विभाजिता का नियम हम आपको अभी बता देंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? जैसे 2 से विभाजिता का नियम यहीं समझ लीजिए। 2 से विभाजिता का नियम, तो जिस संख्या, अभी तुरंत बताइए, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो 2 से पूरा विभाजित होगा। 3 से विभाजिता का नियम, तो जो भी संख्या दिया रहेगा अंक, मान लेते हैं A B C एक संख्या दिया है, तो इसके अंकों को जोड़ दीजिए आपस में। जोड़ने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको 3 से भाग दीजिए। अगर पूरा कट गया तो समझिए ये भी कट जाएगा 3 से। 5 से विभाजिता का नियम, तो 5 से विभाजिता का नियम कैसे जानेंगे? तो 5 से विभाजिता जिस संख्या के अंतिम में 0 और 5 हो जाए वो 5 से कटेगा। अब 7 से वो चीज़ आपको बताएंगे जी। 11 से विभाजिता का नियम, मान लेते हैं A B C D कोई नंबर है, और 11 से विभाजिता का नियम अगर आपको चेक करना तो पहले अल्टरनेटिंग संख्या को जोड़िए। अल्टरनेटिंग मतलब ये को छोड़ के ये को, एक A और C को जोड़ दीजिए, और इधर B और D को जोड़ दीजिए आपस में, B और D को जोड़ दीजिए। और जोड़ने के बाद ये दोनों टीम को आपस में घटा दीजिए। घटाने के बाद 0 आना चाहिए, या नहीं तो 11 का पहाड़ा का कोई संख्या आना चाहिए, जो 11 आ जाए, 22 आ जाए, माइनस प्लस किसी में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना तो हम लोगों को समझ में आ गया। अब यहाँ बारी बारी से चेक करना पड़ेगा। अगर ये कट गया ये सभी संख्या से,
ये सभी संख्या से यदि ये संख्या कट गया तो ये आपका भाज्य संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगा, ये भाज्य हो जाएगा। तो देखते हैं ये 2 से नहीं कटेगा, काहे के लास्ट में इसमें से कोई भी नंबर यहाँ नहीं है। 3 से तो अंकों को जोड़ लीजिए, तो 9 1 10 1 11, 3 का पढ़ा में 11 आता है नहीं, तो 3 से भी ये नहीं कटेगा। 5 से रूल क्या है कि लास्ट में 0 नहीं तो 5 होना चाहिए। देखिए हर एक बात आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, है ना। अगर आप मजाक में लेते हैं और अगर आपको पढ़ना नहीं है तो आप मजाक में लीजिए, आप कभी अपना सपना को पूरा नहीं कर पाओगे। आने का आपका टॉपर बनना मुश्किल है। आप हर एक बात, यहाँ कोई मजाक नहीं हो रहा है कि आप मतलब ऐसे इजी में ले लें इसे। हर बात आपके क्लास का है, आपके क्लास का ही बता रहे हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि मतलब देखे देखे नहीं हुआ तो छोड़ दिए, नहीं मन लग रहा है तो आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब यहाँ देखिए, है ना, 5 से 0 होना चाहिए, 5 ऐसा तो है नहीं, इसका मतलब ये 5 से भी भाग नहीं लगेगा। 7 से विभाजिता के नियम बताएंगे पहले। 11 से, 11 में क्या बोले कि अल्टरनेटिंग को जोड़िए, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10, और 10 में 1 घटा देंगे तो हो गया 9। क्या 11 का पहाड़ा में 9 आता है? नहीं। हम क्या बोले कि यहाँ 0 आना चाहिए, नहीं तो 11 का पहाड़ा में कोई संख्या अगर है तो वो आना चाहिए। माइनस प्लस किसी में भी आ सकता है, तो इसका मतलब 11 से भी नहीं कटेगा। 7 से विभाजिता का नियम आपको जानना होगा, ठीक है। देखिए 7 से विभाजित होने का नियम ये है कि कोई भी संख्या अगर दिया रहेगा ना तो उसके लास्ट वाली संख्या में -2 गुना कर दीजिए, तो 9 दूना 18 हो जाएगा, -2 तो -18, और -18 इसमें ला के घटा दीजिए, और घटाने के बाद इसको यहाँ घटाइए, कितना होगा, 18 में 2 गया 6, और ये 0 है कि नहीं। अब 6 देखिए 7 से कट रहा है तो नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये 7 से भी पूरा नहीं कटेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको अभाज्य संख्या का जांच करना होगा, क्लियर है। तो यहाँ तक तो आप सीख गए अभाज्य संख्या। अब और संख्या के बारे में पढ़िए, फिर आपको बताते हैं। जैसे देखते हैं भाज्य संख्या, इसके बाद जितना भी नंबर है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसको कहते हैं, है ना, भाज्य संख्या, इसी को भाज्य संख्या को ही हम लोग यौगिक संख्या कहते हैं, है ना, यौगिक संख्या। समझिएगा, भाज्य संख्या किसको कहेंगे, जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड उसको हम लोग भाज्य संख्या। जैसे 4, 2 से अधिक गुणनखंड है, क्यों, क्योंकि ये 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है ना। ले लेते हैं 6, 1 से भी, 2 से भी, 3 से, 6 से कटता है, तो ये सब भाज्य संख्या हो गया। 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, तो 1 से कटता है कि नहीं, 1 से कटता है, 2 से, 4 से, 8 से, 9 ले लेते हैं, तो ये भी 1 से, 3 से, 9 से। तो इस तरह का जितनी भी संख्या है इसको भाज्य संख्या कहते हैं। अब इसमें क्वेश्चन बोलेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4, क्योंकि 4 से ही स्टार्ट होता है। अब बोलेंगे 1 क्यों नहीं हुआ, तो 1 में एक ही गुणनखंड है ना, 2 क्यों नहीं हुआ, इसमें 2 गो है, और डिफिनेशन क्या कहता है कि 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। 3, इसमें भी 2 गो है, बात समझ में आ रहा है। इसी तरह इसीलिए 4 से स्टार्ट होता है। अगर आपसे कभी पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए तो वो 4 होगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये ना भाज्य और ना ही अभाज्य, दोनों में से किसी की श्रेणी में नहीं आता है। और अभाज्य संख्या बोलेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, क्लियर है। तो भाज्य संख्या पढ़े। अब यहाँ समझिए सभाज्य संख्या, क्योंकि बड़ी काम का चीज़ है ना। सभाज्य संख्या जानिए, इसको भी हम इम्पोर्टेंट करते हैं। ऐसे इम्पोर्टेंट तो सब है, फिर भी आप जानिए। सभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर, है ना। जब 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF केवल एक हो,
है ना, उसे सभाज्य संख्या कहते हैं। जब दो संख्याओं का, मान लेते हैं कि ए और बी दो संख्या है और इसका महत्तम समवर्त अगर निकालेंगे, अगर ये 1 हो गया तो ये समझेंगे कि ये दोनों ही संख्या कौन सी संख्या है, सभाज्य संख्या है। जैसे 2 और 3 ले लेते हैं। अब 2 और 3 का महत्तम समवर्तक निकालेंगे, महत्तम समवर्तक तो निकालना आता ही होगा, तो इसका महत्तम समवर्तक कितना हो जाएगा, 1। देखिए ना, 2 और 3 में कॉमन क्या आ रहा है, 1 ही ना आ रहा है जी, और इसके अलावा कुछ आ रहा है इससे बाहर, 1 से दोनों कटेगा, है ना। तो ये महत्तम समवर्तक कितना आया निकल के, 1, यानी कि ये दोनों ही आपका कौन सी संख्या है, तो सभाज्य, को प्राइम नंबर। 3, 5 ले लेते हैं, है ना, कोई दिक्कत। अब मान लेते हैं 3, 8 ले लेते हैं, तो इसके भी बीच में क्या है ना, कॉमन 1 आ रहा है, यानी कि इसका भी महत्तम समवर्तक कितना होगा, 1, इसका भी महत्तम समवर्तक कितना, 1। तो ये सभी संख्या आपका सभाज्य संख्या कहलाएगा। अन्य इनके बीच का महत्तम समवर्तक कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है। अब इसमें और बात आपको समझना है कि महत्तम समवर्तक हम लोग निकालते कैसे हैं और लघुत्तम समवर्तक कैसे निकालते हैं। तो आपको 3 तरीका पता होगा, वीडियो तो ऐसे लंबा हो जाएगा आपका, तो आप छोटा मोटा चीज़ समझिए। जैसे मान लेते हैं कोई नंबर हम आपको यहाँ दे दें, 8, 16, है ना, 3, 4 नंबर देते हैं, है ना, या 24 ले लेते हैं। सरल मेथड, एक ही मेथड आपको बताएंगे, आप भी उसी मेथड पे काम कीजिएगा। ठीक है, एक बार नहीं हो सके तो आप उसको 2 बार 3 बार देखिए, चीज़ें होगा, समझ में आएगा। देखिए, महत्तम समवर्तक, है ना, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं। एक ऐसा नंबर चुनिए कि ये सबको कटा दे, तो 2 चुनते हैं, 1 तो होगा ही, सब में कॉमन रहता है, तो ये हो जाएगा 4, ये 8 और ये 12। फिर एक ऐसा नंबर खोजिए कि ये सबको कटा दे, तो फिर देखते हैं 2। अच्छा, कटाने का मतलब इससे कॉमन निकल के आ गया 2, इससे भी 2 कॉमन निकल के आ गया, तो ये हो जाएगा 2, 4 और ये कितना हो जाएगा, 6। ठीक है। फिर एक ऐसा नंबर देखिए इसमें कि सबको भाग करे, तो 2, है ना, 1, 2 और यहाँ 6। अब ऐसा कोई नंबर है जो कि सबको भाग करे, तो बोलेंगे सर 1 तो जाएगा, वो कॉमन है, उसको रहने देते हैं। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कि सबको कटा सके, है ना। जब नहीं है तो यहाँ से यहाँ तक जितना निकल के आ गया आपका, क्योंकि इससे भी कॉमन आया, इससे भी कॉमन आया, इससे भी कॉमन आया, ठीक है, तो यही सब जो है ना आपका HCF कहलाएगा, महत्तम समवर्तक। अब बोलेंगे सर लघुत्तम समवर्तक, इसको गुना कर लेंगे हम लोग। लघुत्तम में क्या होगा, कम से कम 2 नंबर आपका किसी संख्या से कटना चाहिए। तो देखते हैं ये 2 से कट गया, तो यहाँ 1 है और यहाँ 2 1 2 और ये 3, है ना। अब नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं। लघुत्तम समापवर्तक अगर निकालना है तो ये टोटल नंबर को गुना करना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ जितना भी संख्या आया सबको। मेरा बात समझ में आ रहा है। महत्तम समापवर्तक में, महत्तम समापवर्तक जिसको HCF बोलते हैं, तो यहाँ जो कॉमन निकल के आया ये, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8 आ गया। 8 एक ऐसा संख्या है कि 8 को भी भाग करेगा, 16 को और 24 को भी करेगा। लघुत्तम समवर्तक एक ऐसा संख्या है जो ये सब संख्या उसको भाग करेगा, यही ना परिभाषा होता है। यानी कि आ गया 2 गुने 2, माने जो महत्तम आया वो तो रहेगा ही, प्लस एक्स्ट्रा जो है वो भी रहेगा। तो 2 गुना 1 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3, 16, 16 तिया कितना हो गया, 48। अब हम ये समझाना आपको चाह रहे हैं कि महत्तम समवर्तक किसको कहेंगे और लघुत्तम समवर्तक किसको कहेंगे। महत्तम समवर्तक ऐसी संख्या को कहेंगे, जैसे यहाँ संख्या क्या दिया था आपका, 8, 16 और 24 दिया था। महत्तम समवर्तक एक ऐसी संख्या है जो ये दी गई संख्या को विभाजित कर दे, है ना। देखिए 8 ये तीनों को विभाजित कर रहा है। और लघुत्तम समवर्तक एक ऐसी संख्या है, समझिए, लघुत्तम समवर्तक एक ऐसी संख्या है जो इस सब संख्या से उसको विभाजित कर दे, दी गई संख्या से विभाजित हो जाए। यानी कि 8 से, 16 से और 24 से, ये तीनों से एक 48 एक ऐसा संख्या आया कि 8 से भी ये भाग लग रहा है, 16 से भी ये भाग लग रहा है और 24 से भी ये भाग लग रहा है। यानी कि ये हो गया लघुत्तम समवर्तक। लघुत्तम समवर्तक मतलब समझ में आ गया कि दी गई संख्या से विभाजित हो जाए,
दी गई संख्या क्या था 8, ये नहीं, ये 8 16 24, 8 16 24 से ये विभाजित हो जाएगा। अरे लघुत्तम समावर्तक अगर आपको जानना है परिभाषा कि दी गई संख्या से विभाजित हो, दी गई संख्या माने 8 16 इससे विभाजित हो गया, और महत्तम समावर्तक ये आपका आया, ये महत्तम समावर्तक हो गया। अब ऊपर करते हैं थोड़ा सा, महत्तम समावर्तक हो गया, तो महत्तम समावर्तक दी गई संख्या को विभाजित कर दे, दी गई संख्या को विभाजित कर दे, विभाजित कर दे, ठीक है। दी गई संख्या को विभाजित कर दे मतलब ये एक ऐसा संख्या है जो दिया हुआ संख्या है ना, ये सबको ये क्या करेगा, विभाजित करे। 8 को भाग करता है, 16 को करता है, इससे बात क्लियर हो गया। तो ये चीज़ आना, आप इसको अलग अलग भाग विधि से निकालिए, और कोई मेथड है आप जानते होंगे 2-3 मेथड, कोई भी मेथड निकाल के बनाइए, वो मायने नहीं रखता है कि आप कौन सा विधि से बना रहे हैं, बस क्वेश्चन आपका इजी में बन जाना चाहिए। क्लियर है। और आइए, अच्छा एक फार्मूला होता है, 2 संख्या के लिए अप्लाई होता है वो, है ना। एक फार्मूला क्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर महत्तम समावर्तक और गुना लघुत्तम समावर्तक। हर एक बात आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। बात समझ में आ रहा है। तो ऐसे भी वीडियो लंबा हो रहा है, थोड़ा 1-2 नंबर और हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। देखिए वहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। और चीज़ें पढ़ा हुआ है जी, बहुत मुश्किल चीज़ है नहीं। और उसमें भी अगर दिक्कत हो तो प्ले लिस्ट में एक 10 क्लास का है ना प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें हम नंबर सिस्टम बहुत बढ़िया से थ्योरेटिकल बताए हुए हैं, आप जाके वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक प्रमेय है, आप इसको समझिए। ये कोई 2 संख्या के लिए सत्य है, लागू होता है ना, 3-4 संख्या के लिए नहीं, केवल 2 संख्या के लिए। अगर कभी आपको ऑब्जेक्ट में, देखिए हम क्या बोले कि थ्योरी इतना मजबूती से कीजिए कि क्वेश्चन छूटे ही नहीं, है कि नहीं। अगर आप थ्योरी ही नहीं कीजिएगा तो ऑटोमेटिक है कि क्वेश्चन आपका ज़रूर छूटेगा, है ना। आप कितना रट सकते हैं, और मैथ साइंस कहीं रटने का चीज़ है नहीं ना। तो आप इसको समझिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का 2 नंबर के लिए ही सत्य है। अच्छा 2 नंबर के लिए सत्य आपका जो अभी तुरंत पढ़ाए पिछले में है ना, एलसीएम और एचसीएफ का फार्मूला, वो भी 2 नंबर के लिए ही सत्य है। जिसे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समावर्तक, है ना, लघुत्तम समावर्तक गुना महत्तम समावर्तक, ये 2 नंबर के लिए सत्य है, कोई भी 2 संख्या के लिए सत्य है। अब जैसे मान लेते हैं ये और बी कोई 2 संख्या है, तो इसके लिए सत्य होगा। उसी तरह यूक्लिड विभाजन भी 2 नंबर के लिए सत्य है, 3 नंबर के लिए ये सत्य नहीं होगा। मान लेते हैं ये बी सी भी नंबर दिया है, और बोलेंगे इसको, है ना, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालिए और सिद्ध करके दिखाइए, तो ये इस फार्मूला पे हम लोग नहीं लगा सकते हैं, इसके लिए अलग फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, आप निश्चित रहिए। यूक्लिड विभाजन, और एक बात, जो एक्सरसाइज आप लोगों को जब हम पढ़ाएंगे, ठीक है, चैप्टर में, उस समय आपको बता देंगे कि ये सब क्वेश्चन आएगा, टिक कर देंगे यही सब क्वेश्चन पूछेगा, तो निश्चित रहिए वही सब क्वेश्चन आएगा आपका, 100% गारंटी है इसका, ठीक है। अब यहाँ समझिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसको पढ़ना है। इस प्रमेय को हम लोग 2 नंबर के लिए सत्य माना गया है, ठीक है, सिर्फ 2 नंबर के लिए। इसमें ए को बी से भाग देते हैं, ए को बी, है ना, ए से जो है ना बी में भाग देते हैं, इस तरह का। तो यहाँ कोई ना कोई एक संख्या निकल के आएगा क्यू, और शेषफल यहाँ जो आएगा उसको बोलते हैं आर, ठीक है। यानी कि अगर सिंपल भाषा में देखा जाए, इसको हम लोग भाज्य बोलते हैं, यहाँ जो होता है उसको भाजक बोलते हैं, यहाँ जो होता है उसको भागफल बोलते हैं ना, और जो नीचे होता है उसको शेष फल बोलते हैं, ठीक है, शेष फल बोलते हैं। क्लियर है। अच्छा बहुत किताब में इसको अलग अलग तरीक़ा से भी दिखाया गया है, यहाँ लिख देते हैं कि जहाँ, है ना, जो भाज्य जो है इसको बी बोल देते हैं, बहुत किताब में इसको पी एक्स भी लिख देता है, कुछ भी इस तरह का लिख देगा, उसमें हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। भाजक को ए लिखते हैं, और बहुत किताब में इसी बात को जी एक्स लिख देता है। अब इसका कोई मीनिंग नहीं है, नाम रख दिया गया है ऐसे ही,
है ना। उसके बाद भागफल को q यानी तो qx लिखता है, कुछ भी लिख देता है qx। शेष फल जो होता है, शेष फल को r यानी तो rx भी लिख देता है, इस तरह का। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो कैसे करेंगे, तो इसका एक फार्मूला है, यूक्लिड विभाजन ने एक फार्मूला दिया गया है कि भाज्य बराबर जो होता है, भाज्य बराबर जो होता है वो भाजक गुने भागफल और जोड़ शेषफल होता है। बस यही बात आपको याद रखना है। इतना जो अभी काम सिखाए है ना, ये तो ऐसे ही बोल दिए, नहीं ऐसे नहीं बोले, वो भी आपका काम का ही चीज़ है, लेकिन याद रखना है इसको। और एक चीज़ जानिएगा कि ये जो शेषफल है ना, शेषफल हमेशा इससे छोटा होता है। किससे? भाजक से। भाजक से इससे छोटा होता है, भाजक से छोटा होता है। शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है, याद रहेगा। शेषफल जो होता है हमेशा भाजक से छोटा होता है। ठीक है, इसको भी नोट में लिखते हैं, ये सब याद रखिएगा। तो इम्पोर्टेंट यहाँ लिख देते हैं, यहाँ भी इम्पोर्टेंट लिख देते हैं कि भाजक जो होता है ना, भाजक शेषफल से बड़ा होता है। भाजक जो होता है शेषफल से बड़ा होता है, यानी तो आप ऐसे लिखिए से, है ना, शेषफल जो होता है ना भाजक से छोटा है, हाँ ऐसे ही लिखिए, है ना। और शेषफल 0 आ सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमेशा इससे क्या होगा, ये बड़ा होगा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ अगर 5 है और यहाँ कोई नंबर होगा, आप निश्चित रहिए अगर इस जगह पे 5 है और यहाँ कोई नंबर होगा तो शेषफल यहाँ 5 हो ही नहीं सकता, यहाँ 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, मतलब यहाँ जितना रहेगा उससे छोटा हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन कभी यहाँ 5 नहीं होगा। 5 अगर होगा तो भाग लगी नहीं जाएगा जी। बात समझ में आ रहा है। तो आपको एक बात याद रखना होगा कि शेषफल 0 यानी तो 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन इससे हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। अब इसको संकेत में आपको क्वेश्चन में मिलेगा, इस तरह नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो यहाँ लिखेगा, अब समझिएगा। अब किताब देखिए कैसे लिखा है नहीं लिखा वो अलग चीज़ है। अब ऐसे समझिए कि ए से अगर बी में भाग दिए तो ये बात हुआ। अब मान लेते हैं कोई लड़का है नहीं, इसको वहाँ लिख देगा कि किस में किसको भाग देना है। बात समझे, तो ये चीज़ आप समझ में आ रहा है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ बी कर दिया जाए और यहाँ ए कर दिया जाए तो कौन सा मुश्किल हो जाएगा, नहीं ना। आपको हमेशा याद रखना, और वहाँ बोल देगा ना कि कौन छोटा बड़ा, आपको तो इतना समझ में आएगा ना कि छोटी नंबर से बड़े नंबर में भाग दिया जाता है। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ जैसे ए है ना, अब जैसे यहीं लिख दिए कि यहाँ ए हो जाएगा और यहाँ बी हो जाएगा, ऐसे तो फार्मूला बनाने के लिए लिख रहे हैं। तो ए बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, ये बी गुना क्यू, बी क्यू, और प्लस क्या हो जाएगा आर। हम क्या बोले कि इसको अलग तरह से भी लिख सकता है, इसको हम लोग पी एक्स भी लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका क्या, जी एक्स, और क्यू लिख देंगे क्यू, है ना, क्यू एक्स, और आर को लिख दें आर एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब चीज़ को समझिएगा ना, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा, जैसे ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा, डायरेक्ट आंसर मारिएगा। और हमेशा याद रखिएगा कि आर का मान जो होता है वो हमेशा इससे बड़ा होता है, यानी कि बी से बड़ा होगा किसका, सॉरी, आर का मान हमेशा बी से छोटा होगा। आर का मान हमेशा किससे छोटा होगा, बी से छोटा, यानी कि इससे ये छोटा होगा, और 1 के बराबर यानी तो 1 से बड़ा होगा, 1 के बराबर नहीं तो 1 के बड़ा होगा। बस समझे, आप इसको समझिए, ऐसे क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब किताब में इसको उलट पुलट करके लिखेगा तो अब उसमें घबराने की, 0, आर का मान 0 से बड़ा नहीं तो 0 के बराबर, लेकिन इससे छोटा होगा, तो क्या फ़र्क पड़ गया, ऐसे नहीं लिखा जाता है जी, है ना। यही चीज़ अगर हम इसको ऐसे करके लिख दें, यहाँ देखिए, यहाँ लिख देते हैं नीचे में कि इसको 0 से बड़ा होगा शेषफल, लेकिन छोटा है किससे, तो भाजक से, तो क्या नहीं लिख सकते। इसी को सांकेतिक भाषा में ऐसे लिख देंगे कि शेषफल को आर डिनोट करते हैं, भाजक को बी, ऐसे। इसी को हम लोग लिख देंगे ऐसे कि आर एक्स जो होता है ये जी एक्स से छोटा होता है, लेकिन 0 से बड़ा यानी तो 0 के बराबर हो सकता है।
तो किसी भी तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आज यहीं रखते हैं। अगला क्लास जो हम लोगों का होगा वो संख्या के ही बारे में चलेगा और आपका बीबीडी मैथ बुक स्टार्ट करेंगे।